दूसरे की महिमा ढोने वाले। मैं उनका परिचय कराता हूँ। उनका नाम है रघुनाथ प्रसाद पांडे। मैं कहता हूँ आपसे मिलिए, आप हैं श्री रघुनाथ प्रसाद। वे बीच में बोल पड़ते हैं, आई एम द ब्रदर इन लॉ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। इसके पहले कि मैं उनका नाम पूरा बताऊं, वे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं। वे कुछ नहीं हैं, मगर किसी को भी उन्होंने अपना पूरा नाम मालूम नहीं होने दिया है। लिहाजा जब वे आते दिखते हैं तो लोग कहते हैं, देखो ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं। मैं लोगों को उनकी टोपी बताना चाहता हूँ, पर वे उसके ऊपर डॉक्टर शर्मा की महिमा का टोकना रखे रहते हैं। बहुत लोग हैं जिनका व्यक्तित्व जब मुंह उघाड़ने लगता है तो वे किसी की महिमा का कंटोप पहन लेते हैं। एक निहायत शरीफ आदमी है, दूसरों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। सारी अच्छाइयाँ उनमें हैं, बस एक ही खराबी है। उनके ससुर बड़े और मशहूर आदमी थे। यों बहुतों के ससुर बड़े और मशहूर होते हैं, पर कई दामाद अपने ससुर की महिमा ढोने की जिम्मेदारी नहीं लेते। बड़ी मेहनत का काम है। जिंदगी कुलीगिरी करते गुजर जाती है और मजदूरी में जो थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है बहुत कम है। ये बेचारे अपने को मिटाकर फादर इन लॉ की महिमा जमाया करते हैं। कुत्ता खुशकिस्मत है जो कि अपने फादर इन लॉ को नहीं जानता, न उनकी महिमा से वाकिफ है। वो अपने ही स्वर में भौंक लेता है। जो दुम हिलाता है वह भी उसकी अपनी होती है। ये भले आदमी हर बात में ससुर का संदर्भ निकाल लेते हैं। फर्नीचर की बात हो रही है तो वे अपने फादर इन लॉ की पसंदगी की बात चला देंगे। सब्जी खरीदते दिख गए तो मैंने कहा, सब्जी खरीदी जा रही है। उन्होंने टमाटर छांटना बंद कर दिया और बताने लगे कि ससुर साहब को कौन सी सब्जी पसंद थी और वे कहाँ से मांगते थे। एक दिन पड़ोस के बीमार बच्चे के लिए डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे। मैंने पूछ लिया, इतनी फुर्ती में कहाँ चले जा रहे हैं? वे साइकिल से उतर गए। बोले, वर्मा साहब के लड़के की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। फादर इन लॉ जब तक थे तो मोहल्ले में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे फौरन डॉक्टर को बुलाकर दवा का इंतजाम कर देते थे। एक दिन एक रिक्शे वाला बीमार पड़ गया। उधर वर्मा साहब का बच्चा चीख रहा था। इधर ये मुझे बता रहे थे कि ससुर साहब ने किन किन की जान बचाई थी। बेचारे अच्छा काम करने निकलते हैं, रास्ते में फादर इन लॉ अटका लेते हैं। अगर उनके घर में कभी आग लग जाए तो वे बुझाने के पहले ये बताएंगे कि फादर इन लॉ कैसे आग बुझाते थे। उनकी पत्नी चिल्लाएंगी कि घर फूंका जा रहा है, फायर ब्रिगेड बुलाओ ना। ये कहेंगे, ठहर जा। जाता तो हूँ, हाँ। तो एक दिन शाम को फादर इन लॉ ने देखा कि सामने के घर में धुआं निकल रहा है। सोचता हूँ एक दिन उनसे कहूँ, आपने सुना वे जो दीक्षित जी है ना, उन्हें जूते पड़ गए। तब वे कहेंगे, हाँ, कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है। फादर इन लॉ को भी कई बार जूते पड़े, मगर फादर इन लॉ का जूते खाने का तरीका भी निराला था। मरे की अपेक्षा जीवित की महिमा ढोना कठिन तो है, पर उससे फायदा ज्यादा होता है। मैंने बहुत साल पहले एक बड़े की महिमा ढोई थी। मैं उनका बस्ता लेकर चलता था। बस्ते में उनकी महिमा होती थी। किसी की महिमा बीड़ी के कट्टे में होती है और किसी की पान के डिब्बे में। एक आचार्य की महिमा सुपारी तंबाकू के बटुए में रहती थी। महिमा वाहक चेला जब गुरु की हाजत होती, तंबाकू सुपारी घिसकर पेश कर देता था। एक साहब की महिमा उनके कुत्ते में निवास करती है और महिमा ढोने वाला उनके कुत्ते की जंजीर लिए रहता है। महिमाशाली किसी गधे को पकड़कर उसकी पीठ पर अपनी महिमा का चंदन लाद कर बेचता फिरता है। गधा दूसरे गधों को अपनी पीठ सूंघाकर प्रतिष्ठा पाता है।
मैं उनका चंदन लादे फिरता था। पहले उनका चंदन बाजार में खूब बिकता था। मैं पहुंचते ही हल्का हो जाता और दूसरों को पीठ सुंघाने भाग जाता। फिर ऐसा वक्त आया कि उनके चंदन की कद्र घट गई। मैं दिन भर लादे फिरता और कोई नहीं खरीदता। एक दिन मेरे भीतर से आवाज आई, मूर्ख, इतना चंदन अब नहीं बिकता। बहुत जल्दी ये तेरे ऊपर कोयला और गोबर ला देगा। समय रहते बच जा। मैं संभल गया। एक दिन जब वे गोबर के कंडे लाद कर बाजार को चले, मैं बीच में ही बोझ फेंक कर भाग खड़ा हुआ। लादने वाला जितना उत्सुक होता है उतने ही उत्सुक लदने वाले भी होते हैं। कोई कोई मैंने ऐसे देखे हैं जो बेझिझक जिंदगी भर दूसरे का गोबर लादते हैं। साहित्य में थोड़ी प्रतिष्ठा पा गया तो मुझे ढोने वालों ने आ घेरा और बोले, दादा, अपनी महिमा कहाँ रहती है? बस्ते में। मैंने कहा, एक तो साहित्य में, दादा अश्लील शब्द हैं। फिर हम अपनी महिमा खुद ढोते हैं। अभी इतनी हुई ही नहीं है कि टट्टू रखें, मगर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ये सोचता रहा हूँ कि अपनी ही महिमा ढो रहा हूँ, मगर अंत में मालूम होता है कि दूसरे की ढो रहा था। एक बड़े अफसर मेरे मित्र और प्रशंसक हैं। मैं यात्रा पर था, वे मिल गए, मुझे रेस्ट हाउस ले गए। सेवा करने को उनके बहुत से मातहत थे। उन्होंने देखा कि उनके साहब मेरी बड़ी आवभगत कर रहे हैं, जरूर बड़ा आदमी हैं। वे लोग मेरे प्रति अतिरिक्त सम्मान जताते रहे और खूब सेवा करते रहे। रात रेस्ट हाउस में बिताई। सुबह मातहतों ने बढ़िया नाश्ता कराया। अफसर मित्र की गाड़ी मेरी से घंटे भर पहले छूटती थी। उन्होंने एक क्लर्क से कहा, परसाई जी को जबलपुर की गाड़ी में आराम से बिठा देना। मैं कई दिनों से यात्रा पर था, किराए के 2 रुपए घटते थे। सोचा इनसे ले लूंगा। मेरे उनके संबंध ऐसे ही थे। जब वे स्टेशन के लिए चलने लगे तो मैंने कहा, 5 रुपए चाहिए, किराया कम पड़ रहा है। उन्होंने 5 का नोट दे दिया। क्लर्क वहीं था, वे तो चले गए। इधर उनके सारे मातहतों का व्यवहार शिष्ट लेकिन शुष्क हो गया। यांत्रिकता से क्लर्क ने मुझे जीप में बिठाया और स्टेशन ले गया। मैंने 3रे दर्जे का टिकट लेने के लिए उसे पैसे दिए। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। वो एक टिकट कलेक्टर दोस्त के पास गया और उससे कहा, यार, भीतर से एक टिकट जबलपुर का ला दो। उसे पता नहीं था कि उसके ठीक पीछे खड़ा हूं। टिकट कलेक्टर ने पूछा, फर्स्ट क्लास का? क्लर्क ने कहा, अरे वो क्या फर्स्ट क्लास में जाएगा, अभी तो हमारे साहब से किराए के लिए 5 रुपए लिए हैं। मालगाड़ी का टिकट मिलता हो तो उसी में बिठा दो। मैं फौरन दूर हट गया। अगर वो जान जाएगा कि मैंने सुन लिया तो परेशान होगा। मुझे मजा आ गया। लेखक होने का यही बड़ा फायदा है। जो बात आम आदमी को बुरी लगती है, लेखक के लिए वो दिलचस्प होती है। मुझे ऐसे बहुत मौके मिलते हैं। मैं फौरन खाई हुई चोट से मानवीय संबंधों के निष्कर्ष निकालकर खुश हो जाता हूँ। पहला निष्कर्ष, मैं जिसे ढो रहा था वो मेरी नहीं, साहब की महिमा थी। निष्कर्ष 2, नौकरशाही में मूल्यों की ये गत हो गई है। एक रिक्शे वाले ने भी मुझे इसी तरह खुश किया था। राय के बुक स्टॉल से मैं रिक्शा में बैठता हूँ और घर पर उतरकर 50 पैसे दे देता हूँ। वो ज़्यादा ही है, कम नहीं। बिना किराया पूछे बैठ जाता हूँ और किसी ने कभी शिकायत नहीं की तो रिक्शे में बहुत चलता हूँ। मुझ में वो रूमानी क्रांतिकारिता नहीं है जो कहे, हाय, मनुष्य मनुष्य को खींचता है, हम नहीं बैठेंगे। मैं सोचता हूँ, मैं नहीं बैठूंगा तो इसे मुझसे पैसे नहीं मिलेंगे जब तक इसके लिए दूसरा धंधा नहीं होता। इसे जिंदा तो रहना है। मैं इसे जिंदा रखने में बाधक बनकर एक थोथे रूमानी जनवाद के अहंकार से क्यों तनूं। बहरहाल एक दिन मैंने 2 रिक्शे वालों से चलने को कहा। वे खाली नहीं थे। उनकी सवारियां शायद आसपास बाजार कर रही थी।
तीसरा देख रहा था। वो आकर बोला, मैं चलता हूँ। मैं हमेशा की तरह बिना किराया तय किए बैठ गया। उतरा तो वही 50 पैसे दिए। उसने तपाक से कहा, तभी तो आपको रिक्शे नहीं मिलते। मुझे मज़ा आ गया। उसे फौरन 25 पैसे और दिए। बात महिमा की थी, मगर बीच में रिक्शा वाला घुस गया। देखो इन लोगों की सीना जोरी। हमारी महिमा को चुनौती देते हैं। हम अपनी जाति के हजारों सालों से महिमा पीठ पर लादे दुनिया के बाजार में घूम रहे हैं। लोग कहते हैं पूर्वजों की तो बहुत लदी है, कुछ अपनी भी तो रखो। हम जवाब देते हैं, रखने के लिए जगह कहाँ है? देख लो, पीठ पर तिल भर की जगह नहीं है। दूध दही की नदियाँ पूर्वजों ने बहा दी थी। अब हम पीने के लिए पानी का इंतजाम करके उनकी महिमा को हल्का क्यों करें? सत्य की पराकाष्ठा तो हरीशचंद्र कर चुके। हम अब क्या सत्य चरण करें? तैमूर की महिमा से लदे होटल में सलाम करके टिप लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की महिमा वाले दंगा कराते हैं।